स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटी यूट्यूब चैनल पर। फिटर ट्रेड थ्योरी में आज हम लोग करेंगे पार्ट 3, जो कि सेकेंड ईयर के निमी क्वेश्चन हैं, आपके निमी पीडीएफ से लिए गए। एंड अगर आप भी फिटर थ्योरी की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं एग्जामिनेशन के लिए, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके पहले के 2 पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप जाके फिटर थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ड्राइंग, इन सब के क्वेश्चंस भी स्टडी कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। आपको पढ़ाई की वीडियोज़ के साथ साथ यहाँ पे जॉब और अप्रेंटिसशिप की वीडियोज़ भी मिलती रहेंगी। एंड इस पार्ट में हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे एंड करेंगे। साथ में आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए रखा है हमने, बोनस क्वेश्चन है, जिसका कि आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। वो आपके किसी भी प्रीवियस पार्ट से, आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल या वर्कशॉप कैलकुलेशन, किसी भी एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन हो सकता है। 51 नंबर क्वेश्चन है। इसके पहले 50 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। व्हाट द एडवांटेज ऑफ यूजिंग जिब हेडेड की? जिब हेडेड की का उपयोग करने का फ़ायदा क्या है? 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। पहला यहाँ पे टेपर्ड फिटिंग के लिए, दूसरा है कैन बी विथड्रॉन इजीली, मतलब आसानी से उसे हम निकाल सकते हैं या लगा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स यूनिडायरेक्शनल टार्क, यूनिडायरेक्शन में टार्क प्रदान करता है। या अगला है गुड इन हाई स्पीड एप्लीकेशन, हाई स्पीड एप्लीकेशन के लिए अच्छा है। तो देखिए जिब हेड की क्या होता है, उसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ देख सकते हैं जिब हेड की पे यहाँ पे एक ना हेड बना होता है। मान लीजिए लग गई, इतनी इंसर्ट हो गई शाफ्ट और पुली के बीच में या हब के बीच में। यहाँ पे आप चीजल या किसी की सहायता से हैमरिंग करके, ठीक है, या पुलर की सहायता से आप इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से बाहर पुल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर। व्हिच फाइल इज यूज्ड फॉर फिनिशिंग शार्प कॉर्नर्स? नुकीले कोनों को फिनिश करने के लिए किस फाइल का हम लोग प्रयोग करते हैं? पिलर फाइल का, रिफलर फाइल का, बैरेट फाइल का या वार्डिंग फाइल का? तो देखिए यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं बैरेट फाइल। कुछ इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में होती है। एक तरफ इसमें कोई टीथ नहीं कटा होता, प्लस कॉर्नर एंड फ्रंट फेस जो होता है उस पर आपके टीथ कटे होते हैं। तो जो भी ऐसे नुकीले कोने या कोई कॉर्नर की फिनिशिंग आपको करनी हो तो वहाँ पे इस फाइल का प्रयोग करते हैं। वार्डिंग फाइल का प्रयोग जनरली हम लोग जो करते हैं वो करते हैं जो आपका की एंड लॉक रहता है उनकी रिपेयरिंग में, उनकी फाइलिंग में करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट द नेम ऑफ फाइल? इस फाइल का आपको नाम बताना है, क्या है? टिंकर्स फाइल है, क्रॉसिंग फाइल है, स्विस पैटर्न फाइल है या ड्रेड नट फाइल है, या ड्रेड नॉट इसे पढ़ेंगे। तो ये फाइल ऐसी होती है ना कि इसमें सिर्फ एक साइड में ऐसे दांते कटे होते हैं, नीचे साइड में, ऊपर आपको इस तरह से इसमें अरेंजमेंट हैंडल मिल जाता है। तो इसे हम लोग टिंकर फाइल बोलते हैं। जनरली ये ऑटोमोबाइल में जो टिंकरिंग प्रोसेस होता है डेंट वगैरह रिमूव करने के लिए, उसके बाद ये फाइल जो है उसमें टिंकरिंग प्रोसेस के टाइम पे यूज की जाती है। अगला क्वेश्चन है व्हिच डिवाइस इज यूज टू चेक द वर्क पीस टू कंफर्म द शेप? वीडियो अगर आपको पसंद आती है चैनल की तो प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है, वीडियो को लाइक और शेयर करना, क्योंकि बिना आपके लाइक किए वीडियो डाउन हो जाती है यूट्यूब पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे कौन सी डिवाइस है जो चेक करने के लिए यूज की जाती है, किसके लिए? वर्क पीस को उसका शेप कन्फर्म करने के लिए। शेप मतलब क्या होता है? उसका आकार, ठीक है, आकार, आकृति जो होती है किसी वर्क पीस का, अगर वो कन्फर्म करना हो तो वहाँ हम कौन सी डिवाइस यूज करेंगे? 4 ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। प्रोफाइल गेज, स्नैप गेज, कैलिपर गेज या प्रोग्रेसिव गेज। तो कैलिपर गेज, स्नैप गेज, प्रोग्रेसिव गेज, ये तीनों यहाँ पे सही आंसर नहीं है। इनके बारे में पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ राइट आंसर एक्चुअल में प्रोफाइल गेज। कैसे होती है यहाँ देख लेते हैं। कुछ इस तरह की प्रोफाइल गेज होती है जो कई सेट ऑफ ना निडल्स से बनी होती है। इसमें बहुत सारी निडल्स होती हैं, पतली पतली ऐसे। एक और एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, जैसे ये आपका पॉट था, इसका आपको मान लीजिए इससे शेप लेना था, ठीक है, आपने इस पर रखा, प्रेस किया, ये शेप यहाँ पे देखेंगे कैसा बन के आ गया, क्योंकि नीडल्स इधर क्या होती हैं, प्रेस हो जाती हैं। तो इस तरह से आपका ये प्रोफाइल गेज होता है। अब अगर यहाँ बात करें प्रोफाइल गेज की, तो ये कई तरह के होते हैं। जैसे नंबर 1 की बात करें तो एक होता है सरफेस प्रोफाइल गेज, जो कि जो सरफेस का स्ट्रक्चर है, सरफेस का शेप है, उसे बताने के लिए यूज करते हैं। दूसरा होता है कंटूर। क्या होता है? कंटूर प्रोफाइल गेज, जो यही है, इसी को हम लोग कंटूर प्रोफाइल गेज भी बोलते हैं। एंड तीसरा एक होता है थ्रेड प्रोफाइल गेज, जो थ्रेड्स की प्रोफाइल वगैरह को मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है व्हाट द पर्पज ऑफ फिलर गेज? फिलर गेज का उद्देश्य क्या है, यूज क्या है? तो फिलर गेज हम सभी को पता है कैसी दिखती है, पत्तियों की तरह आपको दिख जाता है, ठीक है। उसमें ऐसे ऐसे जो स्ट्रिप्स हैं बनी होती हैं अलग अलग साइज़ की। एंड उसका प्रयोग हम लोग करते हैं 2 मेटिंग पार्ट, जो मिलने वाले पार्ट्स हैं, उनके बीच में गैप को मेज़र करने के लिए। किसको मेज़र करने के लिए? गैप को, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? गैप मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं फिलर गेज।
हर पत्ती पे उसका साइज लिखा होता है, ठीक है। इसे हम उसमें इंसर्ट करते हैं, जो प्रॉपर इंसर्ट हो गया वही इसका गैप मेजरमेंट, वही इसका गैप कहलाता है। या एक एग्जांपल के लिए आप ये समझ लीजिए, जैसे कुछ इंजन के पार्ट्स होते हैं जिसमें क्लियरेंस आपको जैसे लूज़ या टाइट करना है, किसी के बीच में क्लियरेंस, गवर्नर वगैरह होते हैं और सब, उसमें क्या होता है कि आप ये इंसर्ट करते हैं फिर उसको टाइट कर देते हैं नट को या किसी चीज़ को, तो जितना क्लियरेंस, जितना mm क्लियरेंस आपको चाहिए होता है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, व्हाट द नेम ऑफ दिस गेज। इस गेज का आपको नाम बताना है, क्या है। ड्रिल गेज है, सेंटर गेज है, प्रोफाइल गेज है या स्टैंडर्ड वायर गेज है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज, या इसी को शॉर्ट फॉर्म में कई बार SWG भी बोला जाता है, ठीक है। एंड इसी के बेसिस पे यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसी स्लॉट में कोई आप तार इंसर्ट कर रहे हैं, कौन सा तार पूरी तरह से इंसर्ट हो रहा है उसी के बेसिस पे आप उसका साइज बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, व्हिच गेज इज यूज टू चेक द आउटसाइड डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल शाफ्ट। एक सिलेंड्रिकल शाफ्ट है कोई, उसके बाहरी व्यास की हमें जांच करनी है, बाहरी जो डायमीटर उसकी जांच करनी है, तो कैसे करेंगे। प्लग गेज से, प्लेन रिंग गेज से, टेपर रिंग गेज से या प्रोग्रेसिव प्लग गेज से। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका प्लेन रिंग गेज से, ठीक है। कुछ इस तरह का आपका रिंग गेज होता है, प्रीवियस पार्ट में भी इस पर डिस्कशन हुआ था। ये आपका प्लेन रिंग गेज, इसमें देखेंगे कोई चूड़ी अंदर नहीं कटी हुई है, तो इससे हम क्या चेक करेंगे, बाहरी व्यास। उसी में अगर यहाँ पे थ्रेड कटी होंगी तो यही हो जाएगा आपका थ्रेड रिंग गेज। क्या हो जाएगा, थ्रेड रिंग गेज। फिर इससे हम क्या करते हैं, आउटसाइड की जो थ्रेड्स होती हैं उनको चेक करने में फिर प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द एक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द स्लिप गेजेज टुगेदर फॉर बिल्डिंग अप साइजेज। प्रीवियस पार्ट में बात हुई थी, जैसे स्लिप गेज होते हैं आपके अलग अलग साइज के होते हैं, आपको किस साइज का मेजरमेंट लेना, उस साइज के हिसाब से आप क्या करते हैं, उनको आपस में ऐसे जैसे रखते हैं साथ में, तो वो रिंगिंग हो जाती है, जिसे बोलते हैं आपस में उनका चिपक जाना, ठीक है। तो उसी को यहाँ पूछ रहा है कि जो आकार का आप निर्माण करते हैं स्लिप गेज को आपस में जोड़ के, उसे क्या कहते हैं, ग्लेजिंग, पिनिंग, लोडिंग या रिंगिंग। तो ये राइट आंसर आपका रिंगिंग। स्लिप गेजेज इतनी ज़्यादा वो सरफेस फिनिश उनकी होती है, उनको आपस में आप जैसे रखते हैं वो एकदम चिपक जाती हैं। इस तरह से कुछ आप देख सकते हैं, हल्का सा आप प्रेशर देंगे ऐसा बन जाएगा, इस पर आप इसको रोटेट कर देंगे यहाँ पे चिपक जाएगी, एंड इस तरह का शेप आपका बन जाएगा। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन, व्हाट मटेरियल इज यूज टू मेक साइन बार। साइन बार बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो इनवार स्टील है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है हाई स्पीड स्टील, थर्ड है हाई कार्बन स्टील, या फोर्थ है स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील है, क्योंकि साइन बार वगैरह ऐसे प्रिसीजन इक्विपमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें हम थर्मल एक्सपेंशन या किसी भी तरह का एक्सपेंशन नहीं चाहते, वो एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे उसे स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील का बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर से यहाँ पे, हाउ द लेंथ ऑफ साइन बार इज स्पेसिफाइड। साइन बार की जो लंबाई है उसे कैसे निर्दिष्ट किया जाता है। तो साइन बार की लंबाई हम कैसे बताएंगे, डिस्टेंस बिटवीन आउटर पॉइंट ऑफ रोलर, रोलर के बाहरी बिंदु के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन इनर पॉइंट ऑफ रोलर, जो रोलर है उनके आंतरिक बिंदु की दूरी, या डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पॉइंट ऑफ रोलर्स, या डिस्टेंस बिटवीन द एजेज ऑफ साइन बार, यानी साइन बार के किनारों की दूरी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पॉइंट ऑफ रोलर, जो रोलर के सेंटर पॉइंट्स हैं उनके बीच की दूरी से ही हम साइन बार की जो लेंथ है वो निर्दिष्ट करते हैं। कुछ इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, ये है आपका साइन बार, जिसमें ये है आपका साइन बार का लेंथ, जो रोलर के सेंटर्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वही आपकी क्या है, साइन बार की लेंथ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच वन फॉर्म्स द हाइपोटेनियस ऑफ द ट्रायंगल व्हाइल चेकिंग द विद साइन बार। साइन बार के साथ जांच करते समय कौन ऐसा है जो त्रिभुज के कर्ण को बनाता है, सरफेस प्लेट, साइन बार का विड्थ, साइन बार की लेंथ, या स्लिप गेज हाइट। तो यहाँ ध्यान दीजिए, साइन बार की जो लेंथ है वही क्या बना रही है, यहाँ पे कर्ण बना रही है, जिसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं। जो स्लिप गेजेज की हाइट है वो क्या बनाती है, यहाँ पे वो लंब बनाती है। एंड जो सरफेस प्लेट होता है ये क्या बनाता है, यहाँ पे ये आधार होता है, बेस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ एब्रेसिव कंपाउंड इन लैपिंग ऑपरेशन। एक लैपिंग ऑपरेशन में अगर अपघर्षक जो कंपाउंड है, जो एब्रेसिव मटेरियल है, अगर उसका आप ज़्यादा उपयोग कर लेंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। चार ऑप्शन हैं आपके। लैपिंग में क्या होता है, लैपिंग एक लैपिंग प्लेट होती है, इस पर आप लैप मटेरियल कुछ रखते हैं, इस पर फिर आप सरफेस फिनिशिंग के लिए किसी वर्कपीस को क्या करते हैं, लैपिंग करते हैं, घिसते हैं, तो आपका सरफेस फिनिश एकदम बढ़िया फिनिश प्राप्त होता है, एकदम ग्लासी फिनिश, ठीक। तो उसी में पूछ रहा है कि अगर हम लैपिंग कंपाउंड ज़्यादा ले लें तो क्या होगा।
डेवलपिंग इनएक्यूरेसी मतलब अशुद्धि बन जाएगी, ब्राइट स्पॉट्स यानी चमकीले धब्बे दिखेंगे, देन है घटक मूवमेंट को बाधित करेगा। क्या डी है, लैपिंग कंपाउंड विल बी स्टिकी, लैपिंग कंपाउंड चिपचिपा हो जाएगा। तो अगर आप लैपिंग कंपाउंड ज़्यादा दे लेंगे तो जो इनएक्यूरेसी है ना, जो सरफेस की एक्यूरेसी आनी थी सरफेस फिनिश की, वो ना आके लैपिंग कंपाउंड कहीं ज़्यादा होगा तो ज़्यादा कट हो गया, कहीं कम तो वो अशुद्धि आ जाएगी, मतलब आपकी सरफेस फिनिशिंग बहुत अच्छी नहीं आएगी अगर आप लैपिंग कंपाउंड एब्रेसिव कंपाउंड जो है वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ काज्ड इफ़ द लैप इज़ हार्डर देन द वर्क पीस, यदि वर्क पीस की तुलना में लैप कठोर है तो क्या होगा। देखिए यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आप सोचेंगे लैप कठोर है तो वर्क पीस को काट देगा, ऐसा नहीं है, वर्क पीस लैप को काट देगा। क्या होगा, अगर लैप की तुलना में वर्क पीस की तुलना में अगर लैप क्या है, कठोर है, लैप इज़ हार्डर देन द वर्क पीस, तो क्या होगा। तो राइट आंसर आपका वर्क पीस जो होगा ना वो लैप को कट कर देगा। कैसे, उसके बारे में आपको हम यहाँ बता दें। जब आप लैपिंग कर रहे होते हैं ना, तो जो आपने वहाँ मटेरियल यूज़ किया लैप का, आप उससे जब वर्क पीस पे घिसना शुरू करेंगे, लैपिंग करेंगे, तो वर्क पीस आपका क्या होगा, अगर ये हार्ड है तो आपका वर्क पीस चार्ज हो जाएगा ज़्यादा एंड फिर वो बाद में लैप को ही कट कर देगा। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं, हमने आपके लिए लगा दिया है कि आप जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं लैप बनाने के लिए वो हमेशा सॉफ्टर देन वर्क पीस, यानी वर्क पीस से हमेशा सॉफ्ट होना चाहिए जिस वर्क पीस को लैपिंग करना है। क्यों, ये क्या करेगा, ये हेल्प करेगा कि एब्रेसिव जो है ना वो चार्ज हो लैप पे, क्या हो, जो आपका एब्रेसिव है वो लैप के ऊपर चार्ज हो। ठीक, अगर लैप आपका क्या है, हार्डर है, ज़्यादा हार्ड है, तो क्या होगा, वो वर्क पीस को ही चार्ज, जो वर्क पीस है ना वही आपका क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा एब्रेसिव के साथ साथ, क्योंकि लैप तो आपका हार्ड है ज़्यादा। तो जब वर्क पीस ही आपका चार्ज हो जाएगा यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, लैप को ही काट देगा, जबकि वर्क पीस के ऊपर कोई लैप आपका, जिस वर्क पीस के लैप मतलब लैपिंग आपकी करनी उसकी लैपिंग होगी नहीं, लैप ही आपका वर्क पीस से कटने लगेगा। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, विच मटेरियल यूज टू मेक स्मॉल डायमीटर लैप्स, किस सामग्री का उपयोग छोटे व्यास के लैप बनाने में किया जाता है। कास्ट आयरन का, एल्यूमिनियम का, ब्रॉन्ज या जिंक का, या कॉपर या ब्रास का। तो जो छोटे लैप होते हैं छोटे व्यास के, वो हम लोग कॉपर या ब्रास से बनाते हैं। छोटे छोटे टूल्स आपको दिख जाएंगे, कॉपर यानी ब्रास, और ब्रास मतलब क्या होता है, पीतल, कॉपर मीन्स है तांबा। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, व्हाट द नेम ऑफ सरफेस टेक्सचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये आपका एक सरफेस टेक्सचर, सतह के टेक्सचर को मापने वाला एक क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। इसका आपको नाम बताना है क्या है। डायल टेस्ट इंडिकेटर, इलेक्ट्रिकल सरफेस इंडिकेटर, इलेक्ट्रॉनिक सरफेस इंडिकेटर, या मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। तो ये आपका है मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर है बेसिकली। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह में आपको डिस्प्ले मिल जाएगा, स्टाइलस मिल जाएगा, जिससे आपको पूरा वहाँ पे सरफेस का जो टेक्सचर है ना, कैसी है सरफेस, कहाँ ज़्यादा उभरी है, कहाँ कैसी है, उसका पूरा ग्राफ मिल जाता है। कैसे चेक करते हैं सरफेस इंडिकेटर, आप देख सकते हैं इस तरह से, ये आपका स्टाइलस रहता है। ठीक है, इसको आप इस पर चलाते हैं इस तरह से, और इसका ये इस तरह से एक ग्राफ आपको प्लॉट होता दिख जाता है। लेकिन मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर में क्या होगा, ये जो यहाँ पे सुई लगी है ना, ये इधर उधर होगी, गड्ढा आया इधर गई, उभरा हुआ आया इधर गई, तो उससे आपको पता चलेगा कहाँ पे कैसी सरफेस है। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, वाई मैनुअल स्ट्रोकिंग इज प्रेफर्ड फॉर लार्ज क्वांटिटीज इन होनिंग ऑपरेशन। होनिंग भी क्या है, एक तरह का सुपर फिनिशिंग या सरफेस फिनिशिंग का एक ऑपरेशन है, बट उसमें ये कह रहा है होनिंग ऑपरेशन में हम जब बड़ी मात्रा के लिए क्या करते हैं, मैनुअल स्ट्रोकिंग हम क्यों पसंद करते हैं, मैनुअली क्यों उसे करना चाहते हैं मैनुअल स्ट्रोकिंग के थ्रू। तो उसका रीज़न है यहाँ पे कि टॉलरेंस को क्या करना, जब भी आप कहीं सरफेस फिनिशिंग कर रहे हैं तो आपको क्या होता है, ध्यान रखना होता है, जो टॉलरेंस आपको दिया गया सरफेस फिनिशिंग का उसे आपको कम से कम रखना है। ठीक है, तो यहाँ कम टॉलरेंस रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैनुअल स्ट्रोकिंग पसंद करते हैं बजाय ऑटोमेटिक के। 67 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द पर्पज ऑफ हार्डनिंग। हार्डनिंग करने का उद्देश्य क्या होता है, किसी मटेरियल को हार्ड करने का क्या उद्देश्य होगा। रिफाइन द स्ट्रक्चर, इंक्रीज टफनेस यानी टफनेस बढ़ाना, इंक्रीज कटिंग एबिलिटी काटने की क्षमता बढ़ाना, रिलीव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करना। तो हार्डनिंग हम इसलिए करते हैं कि उसकी कटिंग एबिलिटी क्या हो, अच्छी हो जाए। ठीक है, टूल वगैरह होते हैं उनको हार्डन किया जाता है, हार्ड किया जाता है, जिससे वो किसी चीज़ को काट सके, उनकी कटिंग एबिलिटी क्या हो, सुधरे। अगला क्वेश्चन है, व्हिच मेथड ऑफ हीट ट्रीटमेंट टू इम्प्रूव मशीनेबिलिटी एंड डक्टिलिटी इन द जॉब। ऊष्मा उपचार की कौन सी विधि है जिसके द्वारा किसी जॉब की मशीनीकरण और डक्टिलिटी का सुधार होगा।
मशीनेबिलिटी होता है मतलब उस पर आप आसानी से मशीनिंग ऑपरेशंस कर सकें। एंड डक्टिलिटी मतलब होता है उससे लंबे तारों के रूप में खींचा जा सके बिना ब्रेक हुए, ठीक है। तो ये हमारा सुधार होता है अनीलिंग से। किससे होता है? ऑप्शन नंबर ए, एनीलिंग प्रोसेस से। हार्डनिंग से क्या होगा? अभी पीछे देखा आप लोग, ठीक है, वो हार्ड हो जाएगा, कटिंग एबिलिटी उसकी इंप्रूव होगी। टेम्परिंग से टफनेस वगैरह इंप्रूव हो जाएगी आपकी। एंड नॉर्मलाइजेशन जो है आपका, ये आपका ग्रेन स्ट्रक्चर वगैरह को एंड स्ट्रेस वगैरह को रिलीव करता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, व्हाट द डिसएडवांटेज ऑफ फ्लेम हार्डनिंग इन द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। एक हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में फ्लेम हार्डनिंग का डिसएडवांटेज क्या है, नुकसान क्या है? मोर डिस्टॉर्शन मतलब उससे डिस्टॉर्शन ज़्यादा होता है, ये तो बिल्कुल गलत है। लॉन्ग हार्डनिंग टाइम, हार्डनिंग समय ज़्यादा होता है, ये भी गलत है। स्मॉल डेप्थ ऑफ हार्डनिंग मतलब हार्डनिंग की बहुत कम गहराई होती है फ्लेम हार्डनिंग में, ये भी गलत है। यहाँ पे ये है कि नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल वर्क पीस। जो फ्लेम हार्डनिंग होती है, जैसे गैस वेल्डिंग होती है ना, फ्लेम जला के आप करते हैं, फ्लेम हार्डनिंग भी कुछ इस तरह से होती है फ्लेम के थ्रू, तो छोटे वर्क पीसेस के लिए वो बहुत ज़्यादा सुटेबल नहीं होती। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या है? नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल वर्क पीसेस। क्वेश्चन नंबर 70 है, व्हाट द नेम ऑफ मेथड इन मेटेलिक कोटिंग डन बाय रोलिंग और ड्राइंग द लेयर्स ऑफ मेटल ऑन द बेस मेटल। एक कोई बेस मेटल है, इसके ऊपर आप कोई रोलिंग के थ्रू जो है दूसरी सीट आप ऐसे चढ़ा रहे हैं, कोटिंग कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहा जाता है क्लैडिंग। क्या कहा जाता है? क्लैडिंग। देखिए, स्प्रेइंग यानी स्प्रे करके चढ़ाना हो तो गलत ही है। इनेमलिंग यानी पेंटिंग टाइप का है, ये भी आपका गलत है। मोल्टन मेटल बाथ, किसी मेटल बाथ में जो है पिघला हुआ चीज़ उसमें आपने डुबा दिया उसे, वो भी गलत है। तो क्लैडिंग यहाँ पे राइट आंसर है। क्लैडिंग कुछ इस तरह से की जाती है। देखिए, ये बेस मेटल है, इसके ऊपर आपको ये क्लैडिंग मटेरियल की चढ़ानी है। आप रोल के बीच में इस तरह से पास करते हैं और यहाँ पे ये मटेरियल चढ़ जाता है उसके ऊपर। 71 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ की यूज्ड इफ द हब ऑफ पुली हैज़ टू एक्चुअली स्लाइड ऑन द शाफ्ट टू सम डिस्टेंस। मान लीजिए ये एक शाफ्ट है, इसके ऊपर ये एक पुली है, ये एक्चुअली थोड़ा सा स्लाइड अगर इसमें हम चाहते हों, ठीक है, तो हम यहाँ पे कौन सी की का प्रयोग करेंगे? फेदर की, फ्लैट सैडल की, सर्कुलर टेपर की या हॉलो सैडल की? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, फेदर की। कुछ इस तरह से होती है फेदर की, इसे हम यहाँ पे क्या करेंगे? यूज़ करेंगे तब। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ फाइल। इस फाइल का आपको नाम बताना है, क्या है? ये फाइल है आपकी वार्डिंग फाइल। इस तरह के शेप में होती है वार्डिंग फाइल। इस पे ध्यान दीजिए, जो इसकी साइड्स होती हैं ये सिंगल कट होते हैं, प्लस इसका जो दोनों और किनारा होता है वहाँ पे डबल कट बना होता है। सिंगल कट आपको पता है ऐसा, एंड डबल कट हमें सबको पता है, इस तरह से दांतें रहेंगे आपकी, ठीक है। तो ये वार्डिंग फाइल है आपकी। ये जनरली की एंड लॉक के रिपेयर में यूज की जाती है, जो ताले और चाबी होते हैं उन सब में यूज की जाती है ये। 73 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच नट प्रोटेक्ट्स द बोल्ट एंड थ्रेड फ्रॉम डैमेजेज। बोल्ट के इंड एंड थ्रेड को, क्या यहाँ पे जो इंड थ्रेड होती है उसे डैमेज होने से बचाने के लिए किस तरह का हम लोग यहाँ पे नट जो है यूज़ करते हैं? कौन सा नट यूज़ करते हैं? तो वो है आपका कैप नट। कैप नट में इस तरह की कैप बनी होती हैं। बाकी नट आप देखेंगे यहाँ से बोल्ट का थ्रेड बाहर निकला रहेगा। अगर वो थ्रेड मान लो इस तरह का बोल्ट है, ठीक है, इस पर चूड़ियाँ बनी हैं, यहाँ आपने नट लगा दिया एक। अगर ये थ्रेड किसी रीजन से डैमेज हो गया, आप इसको खोलने जाएंगे फिर खुलेगा नहीं, ये बोल्ट आपको काटना पड़ेगा। तो कैप नट क्या करता है? उस थ्रेड के ऊपर कोई चीज़ गिर जाए या कुछ हो जाए उसको प्रोटेक्ट करता है हमेशा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ग्रेड स्लिप गेज इज यूज्ड फॉर प्रिसीजन टूल रूम एप्लीकेशन। प्रिसीजन टूल रूम अनुप्रयोगों के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है? स्लिप गेजेज जनरली 4 टाइप की होती हैं, ठीक है। ग्रेड 00, ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2। पीछे भी इसके बारे में बात हुई थी, 4 सेट होते हैं इसके, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ग्रेड 1। अब बात कर लें बाकी सारे ग्रेड की। देखिए, ग्रेड 1 आपका क्या है? टूल रूम एप्लीकेशन में होगा, जैसे साइन बार हुआ, डायल इंडिकेटर हुआ, वर्नियर का जो कैलिब्रेशन हुआ माइक्रोमीटर वगैरह का, वो करने में। ग्रेड 2 किसके लिए? वर्कशॉप ग्रेड है, ये जनरली टूल्स, कटर्स, इनके लिए सेट किया जाता है शॉप फ्लोर पे। ग्रेड 0 आपका इंस्पेक्शन ग्रेड स्लिप गेज होता है, इसके पास मतलब बहुत कम लोगों का एक्सेस होता है इसको यूज़ करने का, ठीक है। ग्रेड 00 ये तो एकदम स्टैंडर्ड रूम का है, जहाँ पे इंस्पेक्शन कैलिब्रेशन एकदम हाई प्रिसीजन इक्विपमेंट्स का होता है, इंस्ट्रूमेंट्स का होता है, वहाँ पे ये होते हैं यूज, ठीक। देन है कैलिब्रेशन ग्रेड। ये होते हैं ऐसे स्लिप गेज होते हैं स्पेशल ग्रेड, जो कि स्लिप गेज के साथ, ठीक है, कैलिब्रेटेड करके स्लिप गेज का सेट आता है उसके साथ ही सप्लाई होते हैं स्लिप गेजेज को कैलिब्रेट करने के लिए, एक तरह से आप कह सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, व्हिच मटेरियल यूज टू मेक स्लिप गेजेज ब्लॉक। जो स्लिप गेज का ब्लॉक है उसे बनाने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग करते हैं। स्लिप गेज आप सबने देखा अलग अलग साइज में इस तरह से आपको दिखता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे हाई ग्रेड स्टील का यूज़ करेंगे जिसमें थर्मल एक्सपेंसन बहुत कम हो। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है, ऐसा कह सकते हैं आप, इंस्ट्रूमेंट है, मटेरियल है, जिससे हम बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स का कैलिब्रेशन करते हैं। तो इसका तो बिल्कुल लो थर्मल एक्सपेंसन होना चाहिए, हाई ग्रेड का होना चाहिए। अदरवाइज़ यही अगर एक्यूरेट नहीं रहेगा तो बाकी सारे प्रिसाइज इक्विपमेंट जो हैं उनको भी कैलिब्रेट गलत कर दिया जाएगा। ये 75 क्वेश्चन थे। इसके बाद मिलेंगे हम लोग अगले पार्ट में, उसमें जिसमें हम लोग 76 से लेकर 100 तक का क्वेश्चन करेंगे। अब आती है आपकी बारी बोनस क्वेश्चन की। व्हाट द प्रोसेस टू रिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील कंपोनेंट। स्टील घटक की संरचना को परिष्कृत करने की प्रक्रिया क्या है। टेम्परिंग, अनीलिंग, हार्डनिंग या नॉर्मलाइजिंग। जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, जिसका भी आंसर सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई जरूर करेंगे। साथ में वीडियो कैसी लगी बताइएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, एंड सब्सक्राइब हमारे साथ करके जरूर जुड़ जाइएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना।